आप जानते हैं कि मुगल वंश की नींव कैसे पड़ी थी? जब प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, किसके किसके मध्य? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। तो जिसमें जीत किसकी हुई? बाबर की जीत हुई। और उस समय पहली बार जो है भारत पे मुगल वंश की नींव पड़ी। लेकिन जो उसका अंतिम युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध, उसके पश्चात फिर क्या हुआ था कि पूरी तरह मुगलों का शासन जो है या आधिपत्य जो है वो भारत पे हो गया था। बाबर ने भारत में बहुत समय तक शासन नहीं किया था। उसने 1526 से लेकर 1530 तक ही शासन किया था। लेकिन इन 4 वर्षों और 5 वर्षों में ही हम कह सकते हैं उसके समय काल में 4 प्रमुख युद्ध हुए थे, और वो चारों ही जो है निर्णायक युद्ध कह सकते हैं। यानी कि चारों में जीत जो है बाबर की हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि अंततः पूरी तरह जो है उसने भारत पे अपना आधिपत्य जो है स्थापित कर लिया। बाबर के मृत्युपरांत उसका पुत्र हुमायूं शासक बनता है, लेकिन हुमायूं एक कमजोर शासक साबित होता है अपने समय काल में। उसके समय 1539 और 40 में 2 युद्ध होते हैं, एक चौसा का युद्ध और एक कनौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। दोनों युद्धों में वो शेर शाह सूरी के हाथों पराजित होता है, और फिर उसे क्या होता है, उसे निर्वासन लेना पड़ता है, कहीं और जाकर शरण लेना पड़ता है। और कुछ समय काल तक, यानी कि 1540 से लेकर 1555 तक, 10 वर्षों तक भारत पे सूरी वंश का शासन रहता है, जो कि द्वितीय अफगान वंश के नाम से जाने जाते थे। फिर उसके बाद पुनः हुमायूं आता है, लेकिन हुमायूं लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। वो 1555 में गद्दी पर बैठता है और 56 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए एक वो क्या बोलते हैं विदेशी वो था, लेनपुल उसका नाम था, उसने कहा था कि हुमायूं पूरी लाइफ लड़खड़ाता रहा और लास्ट में लड़खड़ाते हुए ही वो मर भी गया। जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो हुमायूं के पश्चात उसका पुत्र अकबर शासक बनता है, जो कि जब वो निर्वासन किया था तभी उसकी जो पत्नी थी गर्भवती थी, और उसी के गर्भ से अकबर का जो है जन्म हुआ था। तो अकबर शासक बनता है, पर अकबर एक काफी योग्य शासक बनता है और एक लंबे समय तक जो है भारत पे शासन करता है। वो बहुत सारे ऐसे बदलाव करता है, चाहे हम प्रशासनिक क्षेत्र में बात करें, धार्मिक क्षेत्र में बात करें, या फिर हम कह सकते हैं राजनीतिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कुछ जो है बदलाव नजर आते हैं। बहुत सारे वो स्मारक और इमारतों का निर्माण करवाता है। तो अकबर का शासनकाल महत्वपूर्ण हो जाता है, और अकबर ने जो है 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था, और उसके पश्चात उसका पुत्र सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से शासक बना था। तो आज के सेशन में हमें जो बात करनी है वो अकबर तक की ही बात करनी है, तो अभी हम यहीं तक बात करते हैं। जब हम उसके आगे की बात करेंगे तो फिर जहांगीर से लेकर जहां तक के शासकों की हमें बात करनी होगी उनकी बात करेंगे। बस इतना याद रखिएगा, अकबर एक काफ़ी योग्य शासक रहा और उसने अपने समय काल में काफ़ी जो है सुधार किए थे और एक लंबे समय तक शासन भी भारत पे किया था। अकबर और औरंगजेब के शासन काल की अगर हम बात करें तो लगभग सेम ही दोनों ने शासन किया था। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत दोनों की अगर हम बात करें कि दोनों का समय काल, तो लगभग दोनों ने एक समय काल इतना ही शासन किया था। 320 वर्षों तक का शासन दिल्ली सल्तनत का रहा था और कुछ इसी के आसपास का शासन मुगलों का भी रहा था। लेकिन वहाँ 320 वर्षों में जो है 5 वंशों ने शासन किया था, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ एक वंश ने ही शासन किया था। इसलिए जो है इनका साम्राज्य विस्तार काफी और इनका महत्व जो है इतिहास में काफी अधिक रहा। तो चलिए अब देर न करते हुए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ें। तो स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है वो है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे? क्या फारसी थे, वो अफगान थे, चगताई तुर्क थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं? जवाब आप सभी की तरफ से आना चाहिए। पूछा गया है कि जो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे वो कौन थे? क्या उनका संबंध ईरान से था, अफगान से था, चगताई तुर्क थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं? हमने कई बार पढ़ा कि अफगान शासकों में 2 ही मुख्य माने जाते हैं, एक तो लोदी वंश जो थे, ये प्रथम अफगान शासक कहलाते, और एक सूरी वंश, द्वितीय अफगान वंश, क्योंकि शेर शाह सूरी
की माँ जो थी वो अफगान से थी, इसलिए जो है उन्हें हम द्वितीय अफगान वंश से मानते हैं। रितु का पहला जवाब आया है चगताई तुर्क, बिल्कुल सही जवाब आया है चगताई, जो चंगेज खा था। ये मूलतः कहाँ से थे, तो याद रखिएगा मुगल वंश जो मूलतः थे मध्य एशिया और तुर्किस्तान थे। कहाँ से थे ये लोग, मध्य एशिया और तुर्किस्तान। अक्षय ध्यान से अफगान से नहीं थे, अफगान से दो ही शासकों को हमेशा मुख्य में अगर याद रखना हो तो रखिएगा, एक लोदी वंश और एक सूरी वंश को हम द्वितीय अफगान, क्योंकि जो उनकी मदर थी उनका संबंध अफगानों से था। तो ये मूलतः जो थे चगताई तुर्क थे और इनका संबंध जो था मध्य एशिया में जो तुर्किस्तान का क्षेत्र है वहां से संबंध था, और ये लोग चंगेज खा के जो है वंशज माने गए। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था, और सर ए पुल का युद्ध कब का युद्ध है, 1501 का जो है, वर्ष 1501 में ये युद्ध हुआ था। पराजित किया था किसने, अब्दुल्ला खां उज्बेक ने, सैबानी खान ने, उबैदुल्लाह खान ने, जानी बेग ने। आपको बताना है किसने किया था। गुड आफ्टरनून गोपाल, वैसे गुड इवनिंग हो चुका है, नहीं अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ है, गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून गोपाल। 54 का बी बिल्कुल सही जा है, सैबानी खां के साथ जो है युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय उसने, याद रखिएगा अफगानिस्तान पे उन्होंने आधिपत्य किया था, वो मूल रूप से अफगानिस्तान के नहीं थे, ये याद रखिएगा। वो जो प्रांत था अफगानिस्तान के, काबुल और अन्य प्रांतों पे जो है उन्होंने आधिपत्य किया था, ना कि वो मूल रूप से वहां के थे। किस समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, यानी कि जब अफगानिस्तान पर उसका आधिपत्य हो चुका था तो किस भारतीय ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का दिया था। क्या उस्ताद अली था, मुस्तफा था, दौलत खान था और हसन खान। इसे हम कब पढ़ते हैं, जब हम लोदी वंश की बात करते हैं तो वहां आप पढ़े होंगे, जब थ्योरी की क्लास में हम लोदी वंश की बात करते हैं तब याद करिए कि हम बोलते हैं कि किसी ने जो है भारत पे आक्रमण करने का दिया था, क्योंकि लोदी में खासकर इब्राहिम लोदी था, इसका वर्चस्व बढ़ने लगा था तो ये कहा गया था, और वो कोई नहीं था, दौलत खान था जिसने जो है बाबर को आमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण करने का। किसका जवाब आया है, रीतू का जवाब आया है 55 का सी, बिल्कुल सही, दौलत खान ने दिया था। और ये बात हो रही है जब लोदी का शासन था, और लोदी में भी किसका शासन, इब्राहिम लोदी, क्योंकि वो जो है उसका वर्चस्व बढ़ने लगा था, मनमानी बढ़ने लगी थी, तब दौलत खान ने जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है निमंत्रण भेजा था। नेक्स्ट, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। जैसे दिल्ली सल्तनत के शासनों ने किसकी दी थी, तो उन्होंने दी थी सुल्तान की, इन्होंने बादशाह की पदवी जो है धारण की थी। तो इनको ये धारण की थी कब, फरगना में, काबुल में, अफगानिस्तान में, मतलब दिल्ली में और समरकंद में। आपको बताना है कहां पर जो है ये पदवी धारण की थी। भारत ने तो ये लोग मुख्यतः बादशाह कहलाए थे, तो दिल्ली नहीं होगा। दिल्ली के अलावा बताइए, अब एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में जो है ये लोग बादशाह कहलाए थे, मुगल बादशाह के नाम से जाने गए थे। तो सही जवाब क्या होगा, रीतू की तरफ से पहला जवाब आया है काबुल में जो है, बिल्कुल सही। जब ये काबुल में अफगानिस्तान पर इनका आधिपत्य था तब बाबर ने जो है ये पदवी धारण की थी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। आ गया बच्चों वाला प्रश्न। और बाबर और राणा संगा, हेमू और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेर खान। बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध सबसे पहले तो कब हुआ था, तो आप सभी जानते हैं पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तो 2 और हुए थे, द्वितीय और तृतीय। क्या आप में से कोई बता सकता है कि द्वितीय युद्ध जो हुआ है कब और किसके किसके मध्य हुआ था। एक मैं बता दूं, मुगलों का ही शासनकाल था और मुगलों के ही किसी जो शासक के समय में हुआ था। 57 का सी, 1 मिनट पहले तो रीतु आप सही हैं, ये सी डी ऐसे हो चुका है, इसलिए आप ऐसे, ये सी का डी और ऐसे हो गया है, टाइपिंग एरर है। वैसे आपने जो जवाब दिया है सही दिया है, बाबर और इब्राहिम, वैसे वो डी है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें ये जो है पराजित हुआ था। और इसी पराजय के पश्चात जो है बाबर ने भारत पर मुगल वंश की नींव रख दी थी। बाबर ने क्या किया था,
भारत पर मुगल वंश की नींव रख दिया था। जी बिल्कुल सही है रितु का, 1556 अकबर और हेमू, बहुत सही। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? बाबर की तोपखाना, इब्राहिम की दुर्बलता, कुशल सेना नायक। 1 मिनट, टाइपिंग एरर लग रहा है। अच्छा, बाबर की वीरता। आपको बताना है किस कारण से जो है इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये सिंपली पूछना ये चाह रहा है। तोपखाना का प्रयोग इसके बाद हुआ था रितु, ध्यान से। 4 जो युद्ध हुए थे तो उसके बाद तोपखाना, जो अब उसे क्या बोलते हैं, उस्मान पद्धति जो था, ये सब तुलगमा पत्ती वगैरह, ये इस युद्ध में पानीपत में नहीं हुआ था, उसके बाद की। याद रखिएगा, कुशल सेना नायक की वजह से जीत हुई थी। कुशल सेना नायक होने की वजह से बाबर की जो है जीत हुई थी। कम टू नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। आपको बताना है किसमें जो है तोपों का प्रयोग किया गया था। क्योंकि यहां सिर्फ तोपखाना की वजह से हुआ, पानीपत में भी तोपखाना का युद्ध उस्ताद अली और एक और थे, उनका नाम कुछ था, उन दोनों ने किया था। तो लेकिन वो कारण नहीं था जीत का। प्रयोग हुआ था लेकिन उस वजह से जीत नहीं हुई थी। प्रयोग वहां भी हुआ लेकिन जीत उस वजह से नहीं हुई थी। हाँ रितु, देखिए यहाँ आपने जिस आधार पे जवाब दिया था, आपका जवाब सही था। तोपखाना का प्रयोग वहां हुआ है, पर मूलतः जो जीत हुई थी वो कुशल सेना नायक की वजह से, सिर्फ इसके प्रयोग से नहीं हुआ था कि तोपखाना था उनके पास, तोपों का प्रयोग करते थे, ये सभी जो पत्तियों का प्रयोग किए थे, इस वजह से जीत हुई थी। तो इसलिए ये जीत इस आधार पे, ये कारण ये था। प्रयोग यहाँ भी हमें देखा गया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में उन्होंने किया था, पर यहाँ जो है आगे जाकर इनकी जो है सेना और भी, खानवा का युद्ध या आगे के जो भी युद्ध हुए, और भी जो है इनकी सेना मजबूत होती गई, तो वहां जीत होती गई। तो ये जो जवाब हो जाएगा आपका पानीपत, क्योंकि ये पहली बार एक पक्ष द्वारा प्रथम बार पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं किया गया था, उसमें भी किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अरे एक तो आजकल इतना एरर टाइपिंग में रहता है, मुझे बोलना पड़ेगा, टाइपिंग में काफी एरर आजकल आने लगे हैं। प्रथम बार पूछा जाए तो पानीपत में ही हुआ था प्रयोग। हाँ रितु बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ये बहुत एकदम कहे तो बच्चों सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो कभी ही गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, किसने? खानवा जवाब, अच्छा घाघरा दिया है। खानवा 1527, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? सही तो है, घाघरा का युद्ध भी तो सही है, 1529। चंदेरी गलत होगा, 1500, ये 30 दिया हुआ है, 30 में मृत्यु हुई थी। यहां याद रखिएगा चंदेरी जो हुआ था ये 1528 का, मेदिनी राय के साथ।
मेदिनी राय के साथ, बिल्कुल सही। 60 का डी होगा, घाघरा नहीं, ध्यान से। घाघरा जो है वो 1529 का ही है। घाघरा युद्ध के पश्चात ही जो है बाबर की फिर मृत्यु हो गई थी। तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था मेदिनी राय के समय हुआ था, पानीपत इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा का युद्ध राणा संगा के साथ, और घाघरा का जो हुआ था अफगानों के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? अफगानों के साथ हुआ था। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? जिहाद का नारा जो है वो किसमें दिया था, आपको बताना है। क्या पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, किसमें दिया था? जैसे हम देखते हैं जिहाद का नारा दिया, गाजी की उपाधि धारण की थी, फिर उसके बाद शराब पे जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ये कई ऐसे कार्य किए गए थे बाबर द्वारा। बिल्कुल सही ऋतु का जवाब, खानवा का युद्ध। बाबर ने अपना बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य, आप जानते हैं कि बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा है और तुर्की भाषा में लिखी हुई सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है। अपने समय काल की तुर्की भाषा की लिखी हुई सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है बाबरनामा। तो किस राजा का उल्लेख है, याद रखिएगा, ये जो है आत्मकथा है। और जहांगीर की जो है तुजुक ए जहांगीरी, वो भी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन वो फारसी भाषा में है। याद रखिएगा, मुगल काल में ये जो है तुर्की भाषा में है, लेकिन बाकी सब जो है फारसी भाषा में है। उड़ीसा का, गुजरात का, मेवाड़ का और कश्मीर का किसका वर्णन किया था उन्होंने? गुजरात। बाकी कोई किसी का जवाब? ऋतु? कहीं आप तुक्का तो नहीं लगा रहे हैं मिस्टर रॉयल, कि लग जाए तो सही और नहीं लगे तो कोई नहीं? याद रखिएगा कि अपने बाबरनामा में उन्होंने दो की थी, एक तो मेवाड़ के राजा की, राणा संगा की थी, और एक विजयनगर साम्राज्य का भी उल्लेख किया था, विजयनगर का भी उल्लेख किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन सी इज राइट, मेवाड़ का जो राजा था उसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? राम मंदिर, बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क और बीर बाकी। अयोध्या में जो स्थित बाबरी मस्जिद था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, इनका सेनापति, बाबर का सेनापति था ये, मीर बाकी ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश, गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम, बानू नहीं होना चाहिए, बानो होता है, बानो बेगम, शाह तुर्कन, रजिया के पिता इल्तुतमिश, बाबर की पुत्री है, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी और इल्तुतमिश की पत्नी। कौन सा एक जो है सही नहीं है, आपको बताना है। जी बिल्कुल, मीर बाकी ने किया था। इल्तुतमिश आप जानते हैं, रजिया के पिता का ही नाम इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश चाहते भी थे कि उनके मृत्युपरांत उनकी पुत्री ही बने, लेकिन कुछ समय काल के लिए कोई और बना था, और फिर दोबारा रजिया सुल्तान जो है मध्यकालीन में पहली महिला शासिका बनी थी। बाबर की पुत्री का नाम बिल्कुल गुलबदन बेगम था। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, याद रखिएगा, इनका संबंध मुगल काल से है, हुमायूं की थी ये, हुमायूं की। और इन्हीं से जो है अकबर का जन्म हुआ था। हमीदा बानो बेगम ने ही अकबर को जन्म दिया था। और शाह तुर्कन जो है इल्तुतमिश की पत्नी थी। क्योंकि याद रखिएगा कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था तो उसने क्या किया था, वैवाहिक नीति के तहत जो है मैत्रीपूर्ण संबंध अपनाए थे। तो उसने जो है जो 3 गुलाम थे, एक वो था, एक
इल्तुतमिश था और उसके अतिरिक्त एक का नाम इत्मुदौला था। इन तीनों से जो है, इन तीनों का आपसी वैवाहिक संबंध भी हुआ था। एक से जो है अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, ऐबक की पुत्री का ही विवाह हुआ था। यानी जो ये है शाह तुर्कन, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री भी थी। कहीं की मान लीजिए कहीं अगली बार एग्जामिनर ये लिख दे शाह तुर्कन क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी, तो हाँ, तो इससे किया था, एक गुलाम की बहन से स्वयं शादी किया था और एक के घर अपनी बहन की शादी कर दिया था। यानी एक की बेटी, अपनी बेटी की शादी एक से कर दी, एक से अपनी बहन की शादी कर दी और किसी एक की बहन से खुद शादी कर लिया था। क्योंकि प्राचीन समय काल में देखें या मध्यकालीन समय काल में देखें, वैवाहिक नीति के तहत दो कार्य होते थे, या तो मैत्रीपूर्ण संबंध आपको देखने को मिलेंगे या फिर राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने या साम्राज्य विस्तार के लिए भी जो है वैवाहिक संबंध अपनाए जाते थे। मुगलों में देखेंगे राजपूतों के साथ इनका वैवाहिक संबंध था। जैसे कि अकबर की ही शादी हुई थी, बिहारी मल जो थे उनकी पुत्री से जो है अकबर ने विवाह किया था। पहला जो है राजपूत जो उनकी पत्नी बनी थी वही थी बिहारी मल की पुत्री, उसका नाम कुछ भारमल ऐसे कुछ लड़की का नाम था। निम्न नामों में से उन्हें चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। यानी कि बाबर के 4 पुत्र थे और हुमायूं भले ही एक दुर्बल और कमजोर शासक रहा, लेकिन उसने कभी भी, याद रखिएगा, अपने भाइयों के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। उसने अपने सभी भाइयों को पिता की जो संपत्ति थी उसका अधिकार दिया था। जैसे कि जब हम शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं तो शाहजहां के पुत्रों में लड़ाई हुई थी, क्योंकि औरंगजेब खतरनाक था, मतलब खतरनाक इट मींस की बदमाश था, तो उसने क्या किया था कि साम्राज्य के लिए अपने भाइयों के साथ युद्ध किया था और शासक बना था। अगर ज्येष्ठाधिकार यानी कि बड़े पुत्र को बनाया जाता तो औरंगजेब कभी जो है अगला शासक नहीं बनता, क्योंकि वो तीसरे नंबर पे था। उससे पूर्व दारा और एक और बेटा सूजा, 2 बेटे उससे बड़े थे। तो लेकिन इसने अपने भाइयों को संपत्ति दिया था। कामरान, उस्मान, अस्करी और हिंदाल, तो याद रखिएगा उस्मान भाई नहीं था। बाबर के जो 4 पुत्र थे तो हुमायूं के अतिरिक्त कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये चारों पुत्र थे। जी बिल्कुल, हाँ रितु, जोधाबाई भारमाल जो थी उनसे हुआ था, जो बिहारी मल की बेटी थी उनसे शादी किया था। तो मुगलों के जो है राजपूतों के साथ अच्छे वैवाहिक संबंध थे। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1840 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ? अभी हमने शुरू में बिल्कुल बोला था कि 1539 और 40 में 2 युद्ध हुए थे हुमायूं और किसी के मध्य, उसी की बात हो रही है। हुमायूं और सुल्तान मोहम्मद नुहानी शेरशाह और हुमायूं शेरशाह और मिर्जा कामरान मोहम्मद शाह एवं हुमायूं। तो इसका सही जवाब होगा शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। और इसी युद्ध में पराजित होने के पश्चात दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? सूरी वंश का अधिकार हो गया था। और कुछ समय हुमायूं जो था उसे निर्वासित होकर कहीं और शरण लेनी पड़ी थी। जी बिल्कुल, आमेर का जो राजा था। और एक और इन दोनों के मध्य हुआ था 1539 में भी, याद रखिएगा, बिहार में बक्सर के पास चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, इसमें भी हुमायूं ही पराजित हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? जब हुमायूं बंगाल से विजय होकर लौट रहा था, तब ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था, यानी कि पढ़ा लिखा काफी था, हायर एजुकेटेड कह सकते हैं? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और शेरशाह। इब्राहिम लोदी, ये जी नहीं, इब्राहिम लोदी, बलबन, खिलजी और वो कौन था? तो याद रखिएगा शेरशाह काफी हायर एजुकेटेड था। इसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। कहां से? जौनपुर से। और तत्कालिक समय में अगर हम बात करें तो जौनपुर हायर शिक्षा के लिए मुख्य केंद्र माना जाता था। जौनपुर जो है उस शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता था। तो ये जो है एजुकेटेड था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। घटनाएं क्या है? दौराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। सही क्रम लगाना है। याद रखिएगा दौराह का युद्ध अलग है और एक दौराई युद्ध अलग है। वो
ये नहीं है, दौराई युद्ध भी आपको मिलेगा, वो 1659 का युद्ध है, दौराई का युद्ध जो हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं ये औरंगजेब के और उनके भाइयों के मध्य का युद्ध था, दौराई का युद्ध। तो यहाँ दौराह है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक दौराई होगा, दौराई। ये है 1559 में, 1659 में दौराई का युद्ध हुआ था। चौसा अभी बात हुई 39, ये हुआ 1540, कन्नौज का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध भी हुआ था, तो औरंगजेब और उनके भाइयों के मध्य हुआ था, ये भी हुआ था 1558 में। ये कह सकते हैं कि उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। औरंगजेब जो है उत्तराधिकार का जो अपने भाइयों के साथ युद्ध किया था वो हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। और दौराह का जो युद्ध हुआ था याद रखिएगा हुमायूं और अफगानों के मध्य हुआ था 1531-32 में, 1531-32 में ये हुआ था हुमायूं व अफगान, अफगान वही द्वितीय अफगान। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो शेरशाह ने ही, याद रखिएगा शेरशाह ने। तो अब आसानी से आप लगा सकते हैं 1531-32 पहले हो गया, तो एक, उसके बाद चौथा और उसके बाद दूसरा, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन बी इज राइट। कितने लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं जी। 1658 में जो हुआ था वो हुआ था कौन सा, अच्छा हाँ मैंने 1558 लिख दिया, हाँ 1658 में हुआ है, बिल्कुल सही रितु, थैंक यू। 1658 जी बिल्कुल सही है, 58 का बी जवाब। नेक्स्ट, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे, मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड और मारवाड़। याद रखिएगा जब हुमायूं के समय युद्ध हो रहा था तभी के समय जैता और कुंपा ने जो है शेरशाह का जो है मदद किया था, उन्होंने शेरशाह की वीरता को देखकर ये प्रभावित हुए थे। तो ये पूछा जा रहा है कब की बात हो रही है, ये युद्ध जो है कब की है। और ये भी हमने जैता और कुंपा के बारे में जब थ्योरी की क्लास की थी तो वहां पर जो हिस्ट्री में हमारी थ्योरी की क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है उसमें हमने पढ़ा था। तो याद रखिएगा ये जो है मारवाड़ से संबंधित है, उत्तर पश्चिम राजस्थान का जो एरिया है, बिल्कुल सही, मारवाड़ से संबंधित है जैता और कुंपा। नेक्स्ट, शेरशाह को दफनाया गया था कालिंजर, सासाराम, जौनपुर और पटना, कहां पर। याद रखिएगा जो पहले प्राचीन समय काल में पाटलिपुत्र था, लेकिन जो पटना शहर की स्थापना की गई थी इसी द्वारा, पटना शहर की जो है संस्थापक जो था वो कौन था, शेरशाह। और वहीं अगर पाटलिपुत्र पूछा जाए तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उदयन, उदयन नहीं उदयन, उदयन अलग शासक है और उदयन अलग शासक है। चित्रंजन, सासाराम, बिल्कुल सही, सासाराम में जहां पर क्या है इनका मकबरा है, इन्होंने अपने जीवन में जो जीवनोपरांत यानी जीते जी जो है मकबरा बनाया था सासाराम में। याद रखिएगा जल के मध्य में बना हुआ ये मकबरा अष्टकोणीय जो है आकार का सबसे अच्छा मकबरा का उदाहरण बताया जाता है। मतलब कह सकते हैं अष्टकोणीय मकबरा का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है शेरशाह का मकबरा सासाराम में। जी रॉयल क्लास तो डेली ही होती है, बट अभी अगले एक सप्ताह क्लास नहीं होने वाली है मेरी। वैसे ये क्लास जो है डेली होती है पर अगले एक सप्ताह जो है ये क्लास नहीं होने वाली है, यानी कि मंडे टू कह सकते हैं, मे बी कल हो जाए, कल का अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मंडे टू कह सकते हैं कि अगले सैटरडे तक जो है क्लास बंद है आपकी। अच्छी बात है। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था। आपने सुना होगा, अगर आप दिल्ली का पुराना किला काफी फेमस है, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने। वैसे वहां पर पहले हुमायूं ने बनाया था, लेकिन उसे तोड़कर फिर किसने बनाया था, शेरशाह सूरी। दिल्ली का पुराना किला काफी ऐसे अभी वर्तमान में जाएंगे तो खंडहर सा काफी हो चुका है ये किला, लेकिन फिर भी जो है पर्यटक के रूप में लोग यहाँ पर काफी जाते हैं, दिल्ली का पुराना किला।
दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी जो मस्जिद है, हाँ ये मस्जिद वहां बहुत फेमस है, जिसे क्या कहते हैं, किला ए कुन्हा का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं, शेरशाह, अकबर और शाहजहां। बताना है किसने करवाया। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण जो करवाया गया था, याद रखिएगा, हुमायूं ने करवाया था। लेकिन उसका नया जो स्वरूप यहां पूछा है, आप कहीं से हो ये मायने नहीं रखता। यहां देखिए, अगर सिर्फ सिंपल पूछा जाए कि दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया है, तो हमेशा आपका जवाब हुमायूं होना चाहिए। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि इसके नए स्वरूप का किसने, तो शेरशाह सूरी ने, क्योंकि उसे ध्वस्त कराकर उसने नया रूप दिया था। और जो ये उसके अंदर मस्जिद पूछा जा रहा है, ये भी बनवाया है किसने? शेरशाह ने। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना क्या है उसमें, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था। जी बिल्कुल सही है कि वो एक बहुत अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था, ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि एक शासक के रूप में उसके गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। कहा जा रहा है कि क्या दूसरे में कहा जा रहा है कि लेकिन एक शासक के रूप में जो उसकी क्वालिटीज थी, गुण थे, युद्ध के दौरान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। ये गलत है स्टेटमेंट। उल्लेखनीय थे, जीत से ज्यादा उल्लेखनीय थे, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट, ओनली 1। सिर्फ वो एक अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था निर्माता था, ये सही है, लेकिन ये बात जो है गलत है कि युद्ध में जीत के से अधिक उल्लेखनीय नहीं था, वो उल्लेखनीय था। नेक्स्ट, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेरशाह ने, अकबर ने। पट्टा एवं काबूलियत, चितरंजन, सभी का जवाब लगभग सही है, चितरंजन, रीतू और रॉयल। ये याद रखिएगा कि रैयत वाड़ी व्यवस्था आप पढ़ रहे होंगे। जब हम आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत भू बंदोबस्त व्यवस्था की बात करते हैं तो 4 मुख्य पॉइंट्स वहां पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों के कारण ही हमें आगे जाकर भारतीयों में कई जो है जन आक्रोश, असंतोष नजर आए थे। उनमें से एक था ब्रिटिश की जो भू राजस्व व्यवस्था थी या भू बंदोबस्त व्यवस्था थी। उस भू बंदोबस्त व्यवस्था में हम 4 पॉइंट्स पढ़ते हैं, जिसमें से एक है जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, फार्मिंग सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ते हैं अस्थाई बंदोबस्त, जो कि जमींदारी व्यवस्था भी थी। उसके अतिरिक्त एक हम पढ़ते हैं रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो याद रखिएगा, रैयतवाड़ी की जो शुरुआत की गई थी, ये हमें सबसे पहले देखने को मिलता है शेरशाह के यहाँ। शेरशाह यहाँ जो है, शेरशाह का कहना था कि कृषकों से, जो किसान है, उनसे सीधे जो है हमारा संबंध होना चाहिए, कि जिस क्षेत्र में किसान सुखी नहीं होगा तो वो कहाँ से आपका जो कर है चुकाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के कृषकों का जरूरी है कि वो सुखी रहें, यानी उनकी जो है स्थिति अच्छी रहे, तभी वो खुशहाली से जो है कर जो है उन पर आरोपित किया जाता है, वो लगान जो लगाया जाता है वो दे सकते हैं। और इसी से संबंधित था पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था। ये था कि सरकार जो है किसानों को कुछ मुहैया कराती थी, जो कृषि करने के लिए मुहैया जो कराती थी, एक ऋण के तौर पे भी हम मान सकते हैं, तो उसे पट्टा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो सरकार द्वारा दिया जाता था उसे पट्टा। लेकिन कृषक इसमें कबूल करते थे, तो इसमें एक वो क्या कह सकते हैं, लिखित तरीके से जो कुछ देते थे वो कबूलियतनामा कहलाता था। तो इसीलिए पट्टा एवं कबूलियत कहा जाता है। पट्टा क्या था? सरकार द्वारा मुहैया कराया गया ऋण का एक प्रकार, जो कृषकों के
हित में किया जाता था पट्टा, और कृषक उस बात को कबूल करते थे और उसके लिए सरकार को कुछ लिखित तौर पे या जिस भी रूप में कुछ देते थे वो कबूलियत कहलाता था। तो पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा जो शुरू हुई थी शेर शाह सूरी के द्वारा ही हुई थी। इसने हमेशा कहा था कि कृषक का सुखी होना बहुत जरूरी है, तभी जो है वो खुशी से है, खुशहाल से जो है आपका लगान पूरा करेंगे, और जब कर अच्छा मिलेगा आपको तो आप विकास के कई कार्य कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे शेर शाह ने सड़कों का निर्माण किया था, सराय बनाए थे। सराय क्या होता था? प्राचीन समय काल में सड़क किनारे ठहरने के स्थानों को सराय कहा जाता था। अब आज की तरह ऐसा तो था नहीं कि होटल बने हुए हैं कि आप गए किसी ऐप के थ्रू ऑनलाइन वहां भी जाकर होटल बुक कर लेंगे ठहरने के लिए। अब पहले तो यही होता था, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, ऊपर से परिवहन के साधन नहीं थे, बैलगाड़ी, रथ गाड़ी, हाथी से जाते थे लोग, तो दिन में निकलते थे और रात में ठहरने के लिए सड़क किनारे सराय बनाए होते थे। तो ये सब बहुत सारे प्रशासन में शेर शाह ने बहुत सारे सुधार किए थे, और शेर शाह ने जो सुधार किए थे वो कुछ अकबर के समय काल में भी आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने पहली बार जो है भूमि के नाप के लिए सन रस्सी का प्रयोग किया था, भूमि माप के लिए सन रस्सी का प्रयोग किया था। तो बहुत सारे प्रशासन में सुधार के लिए कार्य भी शेर शाह ने किया था। नेक्स्ट, शेर शाह के अंतर्गत तांबे का दाम और चांदी का रुपया, याद रखिएगा दाम जो है तांबे का होता था। और यही जब हम बात करते हैं कहां पर, विदेशी शासकों में हम बात करते हैं हिंद यूनानियों की, तो वहां द्रम शब्द का प्रयोग हुआ था चांदी के सिक्कों के लिए, और यहाँ तांबा के सिक्कों के लिए क्या हुआ है? दाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो है कि विनियमन दर कितना था, यानी कि तांबे का और इन दोनों के बीच का अनुपात कितना था? क्या 16:1, 32:1, 48? तो याद रखिएगा 64:1 था। 64 तांबे के सिक्के के बराबर एक चांदी का सिक्का माना जाता था। ड्रीम्स कम ट्रू, सी गोपाल सी, सबका जवाब किसका सी? 74, 75, कम से कम नंबर के साथ लिखिए। 75 का डी चित्रंजन का आया है, रीतू का जवाब आया है। प्लीज नंबर के साथ रॉयल ने, हाँ, या फिर पूरा लिख दीजिए, जैसे रॉयल ने 16, 64 और ऐसे लिख दिया है। नेक्स्ट, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौरों से और सिसोदियों से। आपको बताना है कि पहली बार जब राजपूतों के साथ उनका वैवाहिक संबंध बना तो किन राजपूत से बना? गुड इवनिंग प्रतिभा। बुंदेल, कछवाहा, राठौर और ये आपको बताना है। छिहत्तर का बी, ईसु और रीतू दोनों का जी बिल्कुल, कछवाहों से जो है पहली बार संबंध बना था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी सही क्रम में लगाना है। अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर कर रानी का विजय। एक मिनट, कर रानी है जी, कर रानी ही है। तो याद रखिएगा ये जो हुआ था 1562 में हुआ था। एक तो इसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हैं, ये जो हुआ था 1575 में, 1568 में और 1561 में, 61 और 68। देखिए ऐसे प्रश्नों के बारे में एग्जैक्ट ये है कि पता हो तो करें, ना तो बढ़ जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न में जो है गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये अक्सर आप नहीं सुने होंगे। जब आप पढ़ेंगे अकबर के बारे में तो ये जो है इतने डिटेल्स में, ये एकदम अंदर जाकर पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि बिल्कुल फैक्ट्स को पूछना है जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम नहीं आपका करेगा। तो ऐसे प्रश्नों में अगर आते हो, अब हमने ईयर देख लिया तो हम सही जवाब दे सकते हैं 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4 और 2, 3, 1, 4, 2। अब इसमें से अगर अगर किसी को मालवा पर मुगल आक्रमण का पता भी होता और ये तीनों में थोड़ा बहुत अनुमान होता तो हो सकता है कि तीसरा एग्जैक्ट पता होता तो जवाब थोड़ा बहुत आ सकता था, और ऑप्शन डी इज राइट।
डी कितने लोगों का जवाब आया है? प्रतिभा का जवाब आया है। ऋतु ध्यान से 77 का डी होगा। वैसे इस प्रश्न की गलती पर सभी को माफी है, इस प्रश्न की गलती पर सभी को माफी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में जो है इतना फैक्ट्स घुस के पूछा है कि पता करना ही मुश्किल है। नहीं 68 ही है बुक्स में, तो ऋतु 68 ही है। बाकी मैंने भी ये पढ़ा नहीं है तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है। वैसे 86 क्या आपने सर्च किया ऋतु? उड़ीसा का 86 है, एक बार सर्च कर सकते हैं। दो ही वजह हो सकती है कम दिखने की, या तो आंखों में दिक्कत हो या फिर फोन सही से, वो क्या बोलते हैं, आपका नेट सही से नहीं काम कर रहा हो। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीमुद्दीन, चिराग दहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख फरीद गंज ए सक्कर, ये चारों के बारे में कल आपने पढ़ा था। ये जो है कल का किसी ने किया होगा सेशन, तो वो सुने होंगे इन चार नामों की, और इनकी चर्चा भी हुई थी। जी बिल्कुल प्रतिभा, ऐसे प्रश्न कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। ऐसे प्रश्नों में एक ही मैं बात करती हूँ, आप श्योर हो तो हमेशा करके आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं हो तो आगे बढ़ जाओ। इसमें 50-50 या ऐसा कोई चांस नहीं चल पाता, क्योंकि फिर गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं और फिर नेगेटिव होता है। तो इससे बेहतर होता है कि या तो पता 100% हो तो कोई बात ही नहीं, और नहीं पता है तो स्किप करके आगे बढ़ो। शेख सलीम चिश्ती, किसके आंख से शेख सलीम चिश्ती दिखा है? अच्छा मिंटू, वाकई सच में अब मुझे पता चल रहा है कि आपके आंख से कम ही दिख रहा है। इस पूरे ऑप्शन में मुझे कहीं नहीं शेख सलीम चिश्ती दिख रहा है। वाकई आपकी आंख में दिक्कत है, आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। मुइनुद्दीन चिश्ती, जी बिल्कुल, अजमेर में जो मकबरा है, किसका मकबरा है? मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है अजमेर में, और ये बहुत अधिक जाते थे अजमेर में, तो यहीं पर गए थे। और फिर एक और संत कौन था जिसे ये मानते थे? शेख सलीम चिश्ती, जिनके आशीर्वाद से इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और उन्होंने फतेहपुर सिकरी में इनका जो है मकबरा बनवाया था व्हाइट संगमरमर से, और अपने पुत्र का नाम जो है सलीम रखा था। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था, खुद मारा था? अधम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर खां को, पीर मोहम्मद खां को, किसे स्वयं अकबर ने मारा था? नहीं, वाकई मिंटू आपको आंख दिखा लेना चाहिए। बिना ऑप्शन के भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? कहीं शेख सलीम चिश्ती लिखे बिना आपको दिख रहा है, इट मीन्स वाकई आपकी आंख में दिक्कत है। स्वयं मारा था तो याद रखिएगा अधम खां को मारा था। किसे मारा था? अधम खां को जो है इसने स्वयं मारा था। शायद इसके किसी सेनापति की हत्या कर देने की वजह से जो है अधम खां को अकबर ने स्वयं मार दिया था। बैरम खां को अकबर ने नहीं मारा था बाबा, ये बहुत ऐसी गलती मत करिएगा कभी भी। बैरम खां की हत्या जब वो जा रहा था तो उसे भी मारा गया था। ये सही है कि बैरम खां को मारा गया था, और अकबर ने उस युद्ध के अभियान के लिए जब भेजा था तो बैरम खां मारा गया था, पर इसे अकबर ने नहीं मारा था, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, ऊपर से फेंक दिया था, अब इतना तो मुझे नहीं पता कि ऊपर से फेंका या कैसे मारा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध, सबसे पहले तो ये बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ईयर के बारे में। वाकई लेकिन एक बात तो है, आप लोगों को पढ़ा के मजा काफी अच्छा आ जाता है। कुछ ऐसे फैक्ट्स मुझे भी जानने को मिल जाते हैं जो मैं नहीं पढ़ी होती हो तो, और ये सही है, मतलब मुझे कई बार ऐसे फैक्ट्स जानने को मिलते हैं, अच्छा लगता है मुझे। इब्राहिम गारदी को, हकीम सुर को, टार्डी बेग को, महमूद लोदी। टार्डी बेग कोई ऐसा था, एक तो नाम ऐसे ऐसे। जी बिल्कुल, रीतू का 1576 बहुत सही है। हकीम सुर बिल्कुल सही, हकीम सुर को जो है वो किया था। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? ये बताइए कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, तो मुगलों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था?
2 लोगों ने नेतृत्व किया था, इतना मैं बता दे रही हूं। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? अच्छा, राजपूताना जो शासक था, खासकर आपको राजपूत जो शासक दिखेंगे वो राजस्थान वाले क्षेत्रों में, मेवाड़ मारवाड़ इन क्षेत्रों में देखने को, तो उसमें से किसने जो है इनकी संप्रभुता को स्वयं नहीं स्वीकार किया था? क्या आमेर के राजा ने, मेवाड़ के, मारवाड़ के या बीकानेर के? किसके राजा ने जो है नहीं स्वीकार किया था? हाँ, मानसिंह के अलावा एक थे, आसफ खां नाम था उनका, मानसिंह और आसफ खां। मिंटू सही है, मानसिंह के अलावा आसफ खां, एक 2 व्यक्ति उसमें थे, तो एक का नाम था आसफ खां। 81 का सी मेवाड़ या मारवाड़, ध्यान से ऋतु देख लीजिए, मेवाड़ और मारवाड़ 2 है। मेवाड़ का राजा था, ना कि मारवाड़ का। मेवाड़ के राजा थे राणा प्रताप, उन्होंने नहीं स्वीकार की थी। एक लंबे समय तक राणा प्रताप ने जो है अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी। वो मारवाड़ के नहीं, मेवाड़ के राजा थे राणा प्रताप। नेक्स्ट, अकबर की लोकप्रियता का कारण थे, यानी किस कारण से अकबर जो है लोकप्रिय हुए थे? उनके शासन में किए गए कार्यों में से क्या मनसबदारी प्रथा थी, धार्मिक नीति थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, सामाजिक सुधार था? ए बी यानी 2 सही, बी सिर्फ, सी या चारों सही? जब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो उनके, मैंने बोला क्या, उन्होंने प्रशासनिक सुधार के कार्य किए थे, राजनीति के क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी। जब आप पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि उन्होंने एक अलग से धर्म बनाने की, सुलह एक कुल की नीति शुरू की थी। तो कई ऐसे कार्य किए थे। तो इनमें से किन कारणों से जो है उनकी जो है राजनीतिक प्रतिष्ठा जो है ज्यादा बढ़ी थी? जैसे कि उन्होंने तीर्थ कर समाप्त किया था, दास प्रथा पर रोक लगाई थी, यहां तक कि सती प्रथा पर भी उनके समय रोक लगाई गई थी। दास प्रथा, सती प्रथा पे रोक लगाई थी उन्होंने। तीर्थ कर पे रोक लगाया था। हिंदुओं के लिए भी कई सुधार कार्य किए थे। यहां तक कि एक जैन वो था विद्वान, उससे प्रभावित होकर कुछ समय तक उन्होंने अपने समय काल में मांसाहार पर भी रोक लगाया था। एक मुस्लिम शासक होने के बावजूद अकबर ने एक जैन विद्वान से प्रभावित होकर कई समय काल तक हम कह सकते हैं कि मांसाहार पर रोक लगाया था। ऑल जी बिल्कुल, सभी का सवाल सही है। चारों जो है कारण थे। बाकी इस पर विस्तार से जो चर्चा है हम थ्योरी की क्लास में कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज प्रश्नों की संख्या ज्यादा है और फिर किसी और टीचर की क्लास है। निम्नलिखित बादशाहों में से, जानते हैं कि मुगल शासकों ने भारत में बादशाह की पदवी जो है धारण की थी, तो निम्नलिखित बादशाहों में किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, औरंगजेब को, किसे हम कह सकते हैं प्रबुद्ध निरंकुश? हाँ बिल्कुल, हाँ सही, हाँ सूर नामक था कुछ, वो जैन विद्वान था, सूर कुछ ऐसे नामक था, शायद उसका हकीम ऐसे कुछ पूरा नाम था, और उसी के कहने पे। बहुत सही मंटू, हाँ हरविजय सूरी, सही ऋतु। फैक्ट्स तो पूरे रट के आप लोगों ने रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, अकबर को इन सबों में हम क्या कह सकते हैं? प्रबुद्ध। इसे तो कभी नहीं कहेंगे। औरंगजेब को तो ये तो कट्टर था। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या, बंध्या आप समझते हैं, यानी कि मां नहीं बन सकती है तब। यहां तक इसने जो है बूढ़ी औरत से भी शादी करने पे रोक लगाया था। कहा था कि बहुत एज गैप में, वैसे भी मतलब माना जाता है कि बहुत जो है डिफरेंस एज में होता है, तो वो शादियां जो है उसमें क्या होता है, लड़की को ज्यादा जो है दिक्कत होती है। दोनों सूरी में मुझे जहां तक लग रहा है जयचंद सूरी होगा। ऋतु जयचंद सूरी शायद थे जिन्होंने ये बात कहा था और उस पर मांसाहार पे बैन लगाया गया था।
जी बिल्कुल, अकबर ने ही किया था कि एक तो जो है आपको दूसरी शादी करनी ही नहीं चाहिए, जबकि खुद कितनी शादियां करते थे। मुगल जो शासक थे या प्राचीन समय के शासक थे, ये कितने विवाह करते थे। एक आज के डेट में झेलना किसी के लिए मुश्किल है, और ये कितने विवाह करते थे, सोच सकते हैं कितनी कैपेसिटी थी झेलने की इनकी। तो ये जो है पत्नी वंध्या, इन्होंने याद रखिएगा लेकिन हिंदू विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने बढ़ावा दिया था, इस बात को याद रखेगा। हिंदुओं के प्रति इनकी अच्छी नीतियां थी। निम्नलिखित कथनों में से सही है ये बताना है। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया, यानी जो विवाह का उम्र होता है ये किया था। अब एग्जैक्ट इतना नाम तो नहीं याद, पर हाँ कोई जैनाचार्य ही थे, इतना नहीं याद है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने उस समय काल में अंतरजातीय व अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा दिया था। स्वयं अकबर ने जो है जोधाबाई से शादी किया था, जो कि एक राजपूत परिवार से थी। तो इसीलिए ये जो है शायद हम कह सकते हैं कि जब स्वयं की इच्छा से विवाह का था, तो कहीं ना कहीं अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो याद रखिएगा, अकबर ने लड़के और लड़के दोनों के ही विवाह की उम्र निर्धारित करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। और इनका मानना था कि स्वयं की इच्छा से शादी करनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं सही भी है कि हम अपने लाइफ में पूरे लाइफ का डिसीजन जो है किसी और के कहने पे कैसे ले सकते हैं। तो ये जरूरी भी होता है कि आप जिससे विवाह करें कम से कम आपकी इच्छा हो, जबरदस्ती जो है ना करें। अरेंज मैरिज ही शादी हो आपकी, लेकिन आपकी इच्छा हो उस विवाह में, ना कि आप पर थोपा जा रहा हो। तो ऐसा हम मान सकते हैं, दोनों ही जो है सही है स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी इज राइट, 1 और 2। इसके अलावा कह सकते हैं कि इन्होंने जो है सुधार कार्यों में तीर्थकर पे रोक लगा दिया था, दासों के लिए सती प्रथा पर भी रोक लगाने का कार्य किया था, क्योंकि इनका मानना था कि जो है किसी का पुरुष जो है बहुत पहले मर जाता है या किसी भी स्त्री के पूर्व, तो जरूरी नहीं है कि उसे जो है जलाया जाए या दफनाया, जो भी किया जाए। अकबर कालीन जलाया ही जाता है हिंदुओं में। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था, क्योंकि इन्होंने सैन्य सुधार पे भी कार्य किया था, आधारित थी क्या? मनसबदारी पे, जमींदारी पे, सामंतवादी आइन ए दहसाल। आपको बताना है किस पे जो थी। अच्छा, वाह क्या बात है। हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गई थी, लड़कों की जो थी 18 थी और लड़कियों की आयु 16, बिल्कुल सही। तभी तो मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को पढ़ा के बिल्कुल जो है अच्छा लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स जो है आप लोग नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही एज जो है उन्होंने तय किया था। कुछ सैन्य व्यवस्था आधारित थी, किस पे आपको बताना है। याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो दाग एवं हुलिया की प्रथा शुरू की थी, उसमें से दाग एवं हुलिया की प्रथा में दाग प्रथा जो है आपको शेरशाह के यहाँ भी देखने को मिली थी और अकबर के यहाँ भी हमें देखने को मिली थी, ताकि अच्छे घोड़े जो है युद्ध में शामिल हो सके। दाग का एक ही अर्थ था कि अच्छे घोड़े जो है शामिल हो सके, और ये था मनसबदारी व्यवस्था के तहत, ना कि आइन ए दहसाला के तहत। वो था मनसबदारी व्यवस्था के तहत जो था वो था। चित्रंजन और उसके अलावा ईसु प्रतिभा, सबका जवाब जो है ए है, बिल्कुल। मनसबदारी व्यवस्था जो एक मनसब होता था, श्रेणी होता था, उसमें रखा जाता था, तो उसी के तहत था। दशमलव पद्धति के तहत था, ना कि आईने क्या था, सॉरी, आईने दहसाला नहीं, बल्कि दशमलव पद्धति का प्रयोग किया गया था अकबर द्वारा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जिसे मतलब दीवान की पदवी दी गई थी या दीवान पद? आशफ खां को, मुनीम खां, मुजफ्फर खां,
तुर्बती और राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में 9 रत्न हमें देखने को मिले थे। इसके अतिरिक्त प्राचीन समय काल में एक शासक था विक्रमादित्य की, जिसने उपाधि धारण की थी। यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, गुप्तों में जो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके दरबार में भी 9 रत्न देखने को मिले थे और एक अकबर के दरबार में जो है हमें 9 रत्न देखने को मिले थे। तो इसमें आपको बताना है ओके, थैंक यू उमेश। तो याद रखिएगा मुजफ्फर खां तुर्बती जो था इसे दिया गया था। नेक्स्ट, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? क्या सैन्य अभियान में, भू राजस्व में, हास परिहास में, यानी हंसाने वाले में, चित्रकला में? तो याद रखिएगा भू राजस्व बंदोबस्त की देखरेख में टोडरमल का हाथ था। तो ऑप्शन बी इज राइट, कह सकते हैं भू राजस्व से संबंधित था, ना कि सैन्य अभियान में प्रमुख था या हंसाने वगैरह। वो मेनली जो था वो कह सकते हैं बिरबल जो था हास परिहास में। कृष्णदेव राय के समय जो था 9 रत्न था या अष्ट दिग्गज कुछ था? अष्ट दिग्गज शायद उनके यहाँ था, उनके यहाँ और शिवाजी के यहाँ अष्ट प्रधान। जहाँ तक हो सकता है मंटू आप सही बोल रहे हो, पर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ कृष्णदेव राय और शिवाजी के यहाँ अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान कुछ था, या हो सकता है वहाँ भी 9 रत्न हो, अभी एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा नैरंतर्य की कड़ी थी? एक तो नैरंतर्य की कमी थी। बिरबल, टोडरमल, भगवान दास और भारमल। हाँ, ये है नैरंतर्य शब्द है, जो शब्द लिखा है नैरंतर्य यानी कि संबंध था। तो वो याद रखेगा टोडरमल, क्योंकि टोडरमल का ही संबंध किससे था? भू राजस्व से था। और यहाँ सिंपल लिखा हुआ है कि भू राजस्व प्रशासन में शेर शाह और अकबर के मध्य, तो वो है। अच्छा 9 थे, ओके हो सकता है। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जजिया की समाप्ति, हाँ याद रखिएगा हमने कई बार जजिया कर की बात की थी। तो प्रथम मुगल शासक था अकबर जिसने जजिया कर को समाप्त किया था। सिकंदर लोदी के पश्चात मुगलों में अगर हम जब बात करते हैं तो अकबर पहला था जिसने जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन उसके बाद जो है औरंगजेब ने पुनः लागू किया था और फिर 2 और शासकों ने लागू किया, हटाया, और अंत में जो रंगीला था मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक ने जो है पूरी तरह जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर का समाप्त, इबादत खाना का निर्माण, मजहर ए हस्ताक्षर, दीन ए इलाही होता है। वैसे यहाँ सही शब्द जो होगा इसका ऐसे लिखा जाता है, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही भी कह सकते हैं उसे। स्थापना, सही कूट से सही उत्तर आपको देना है। सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। इबादत खाना का निर्माण कहां पर किया गया था? याद करिए, इबादत खाना का निर्माण इन्होंने फतेहपुर सिकरी में की थी। ये 1575 की बात है जब किया गया था। मजहर का हस्ताक्षर नहीं, दीन ए इलाही तो पता है, मजहर पर 1579 में इन्होंने किया है ये मजहर, और ये तो पता ही होगा 1582 में था ये। दीन एकेश्वरवाद, ये धर्म से संबंधित था, क्योंकि जो अकबर थे वो भी एकेश्वरवाद पे बल देते थे। जब हम कल के सेशन में पढ़ रहे थे भक्ति एवं सूफी के बारे में, तो वहाँ कई हमने आंदोलन में पढ़ा था, भक्ति आंदोलनों में, कि वो एकेश्वरवाद पे बल देते थे। ठीक, हम जब राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि एकेश्वरवाद पे बल देते हुए ब्रह्म समाज की और कई जो है ऐसी सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और यहाँ भी ये एकेश्वरवाद से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4 ही।
1 2 3 4 ऑप्शन ए इराइज। कितने लोग जा रहे हैं ए के साथ? 63 75 63 ऋतु नहीं 64 है मेनली। हो सकता है कुछ सोर्स में 63 लिखा हो, पर मेनली जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। 63 64 भी लिखा हो सकता है। 1 2 3 4 जी बिल्कुल। किस इतिहासकार ने दीने इलाही को एक धर्म कहा? क्या अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, निजामुद्दीन ने? इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा जो है कहा गया था? दीने इलाही को एक धर्म कहा गया था। अबुल फजल ने ही, याद रखिएगा, अकबर की जो आत्मकथा लिखी गई है वो अबुल फजल द्वारा ही लिखी गई है फारसी में, अकबरनामा। जी हाँ, वहां जब हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो वहां भी हम शंकराचार्य के बारे में पढ़ते हैं, एकेश्वरवाद। इसमें याद रखिएगा किसी ने नहीं कहा था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल की नीति, सार्वभौमिक शांति एवं भाईचारा यानी सभी धर्मों के लिए। इन्होंने भी कहा था कि सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने की बात की थी। जैसा कि हम राजा राम मोहन राय के यहाँ भी पढ़ते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी धर्म, कोई भी ऐसा धर्म है जो अच्छाई को नहीं अपनाना चाहता तो वैसे धर्म को जो है समाप्त कर देना चाहिए और सभी धर्मों की अच्छाइयों को जो है एडॉप्ट करना चाहिए। तो ऐसा जो है सार्वभौमिक शांति और भाईचारा उसी से कुछ संबंधित है। अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर? क्या राजनीति से थी, धार्मिक सहनशीलता से, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से था, या उपर्युक्त में से सभी के लिए था? ये आपको बताना है। सार्वभौमिक शांति यानी सभी के शांति, सबका साथ और सबका विकास, मान के चलिए यही कहा जा रहा है। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा में कहें तो क्या है? सबका साथ और सबका विकास। डी कितने लोगों का जवाब आया? बिल्कुल सही। राजनीति में भी ये काम आएगा क्योंकि उसमें हर धर्म के लोग शामिल होने चाहिए। जो भी पद होता है, मान लीजिए कि राज अधिकारियों के जो पद होते हैं तो सभी धर्म के लोग होने चाहिए। ठीक वैसे ही धर्म पे भी लागू होगा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अगर बात किया जाए तो सभी पर ये लागू होना चाहिए। जैसे कि मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, चर्च भी हो, ईसाइयों के लिए या फिर जो भी हो, सभी के लिए हो। तो ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? जौनपुर का शासक कौन था? जौनपुर में किस शासक का जो है वो सॉरी जौनपुर का शासक जो था किस वंश का था? सॉरी मैंने गलत पूछ लिया। हाँ, जौनपुर में किस वंश का शासन था ये पूछना था। ये प्रश्न आप सभी से है। हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। जौनपुर में फतवा जारी किया गया था और जौनपुर में किस वंश का शासन था? दो प्रश्न हैं, एक तो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर और एक प्रश्न ये कि जौनपुर में किस वंश का शासन था। 93 का बी बिल्कुल सही, अकबर का। अब ये बता दीजिए किसका शासन था? यहाँ क्या है? कथन और कारण। कथन क्या है? अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। बिल्कुल सही है। जो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बना हुआ है ये अकबर ने निर्मित करवाया है और इसी बुलंद दरवाजा के अंदर आपको सलीम चिश्ती जो थे उनका मकबरा देखने को मिलेगा, व्हाइट संगमरमर का। ये जो बना हुआ है बुलंद दरवाजा ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और उसके अंदर सफेद संगमरमर का बना शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, उनकी स्मृति में बना हुआ है। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। ये टाइपिंग एरर है, नीचे से होना चाहिए था। उपर्युक्त में से आपको सही बताना है। पता है क्या होता है? दोनों सही लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं, दोनों सही पर सही स्पष्टीकरण नहीं, और एक है एक सही एक गलत, एक गलत एक सही। क्या होगा सही जवाब? जी बिल्कुल सही। तो फतेहपुर सिकरी में ही बना हुआ है, आगरा के अंदर ही फतेहपुर सिकरी में बना हुआ है बुलंद दरवाजा, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो बनवाया गया था स्मृति में नहीं बनवाया गया है, स्मृति में उसके अंदर मकबरा बना है। ये जो बना था गुजरात विजय, अकबर के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। पहला तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो
बना है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, वो उसके अंदर बना हुआ है, ना कि बुलंद दरवाजा वो है। जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था क्या? मोती महल, पंच महल, रंग महल, हीरा महल। उसी के अंदर किस महल को जो है उसने निर्मित करवाया था, ये आपको बताना है। जी बिल्कुल, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। बहुत सही। हाँ, रितु का भी जवाब सही है। मिंटू ने कहा है, हाँ ईसू ने जवाब दिया है सरकी वंश। बहुत सही, सरकी वंश का शासन था। सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? अब बताना है कौन सा जो है बनवाया गया था इसमें अंदर में। मोती महल। मोती महल जो है लाल किले के अंदर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। मोती महल जो बना हुआ है दिल्ली में, जो लाल किला बना है उसके अंदर बना है। पंच महल बना है फतेहपुर सिकरी में, जो बना हुआ है वो पंच महल है, ना कि मोती महल। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। ये तो बहुत सिंपल है, आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली के अगर प्रमुख इमारतों में कहे तो आप जानते हैं लाल किला सबसे प्रसिद्ध है, तो ये तो कम से कम आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। उसी से सही जवाब हो सकता है। ये तो पहले मैं बता दूं ये होगा। अब सवाल आप सभी से है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? प्रतिभा बी प्लीज नंबर के साथ लिखे, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं। शायद आपने इसका जवाब दिया होगा तो सही है। दिल्ली के किले का 96 का ए बिल्कुल सही। हाँ, दिल्ली का लाल किला, पर किसने बनवाया दिल्ली का लाल किला जब अकबर ने नहीं बनवाया तो? निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अबुल फजल ने, निजामुद्दीन अहमद ने और शेख मुबारक ने। किसने किया था फारसी में अनुवाद? क्योंकि जब मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का शासन हुआ तो इन्होंने बहुत सारे संस्कृत रचनाओं का जो है फारसी में अनुवाद करवाया था। उसमें से एक था, बिल्कुल सही, शाहजहां ने करवाया है। बहुत सही जवाब। रितु, मिंटू, उमेश सभी का जवाब बिल्कुल सही है। तो फारसी में जो है अनुवाद महाभारत का किसने किया करवाया था? और साथ ही साथ प्रश्न ये भी कि महाभारत के रचनाकार कौन है? किसने महाभारत की रचना की थी? अबुल फजल ने नहीं, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, याद रखिएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा किया गया था महाभारत का फारसी में अनुवाद। अब ये भी बताइए महाभारत के जो है रचनाकार कौन है? सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? ऐसी ऐसी उपाधियां देखिए, जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली, किसे जो है ये उपाधि दी गई थी? रितु, रजमन्ना, क्या लिखा है आपने? रजमन्ना। याद रखिएगा ये जो उपाधि दी गई थी मोहम्मद हुसैन के द्वारा दी गई थी। थोड़ा फास्ट करते हैं वरना टाइम हो जाएगा किसी और टीचर के। बिल्कुल सही, वेद व्यास द्वारा। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभ सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत और यशोभद्र। किसने जो किया था? शायद हरिविजय ही था रितु, जिसके कहने पर जो है मांसाहार का त्याग किया गया था। अकबर द्वारा इसी से, हरिविजय सूरी से प्रभावित होने के पश्चात जो है मांसाहार का त्याग किया गया था और बैन किया गया था मांसाहार को कुछ समय के लिए। जी बिल्कुल, वेद व्यास सही है आप सभी का जवाब। ये इसका जो है हरिविजय सूरी, और इन्हीं के कहने पर जो है कुछ समय काल के लिए मांसाहार पे बैन था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। एलिजाबेथ जब हम पढ़ते हैं ना 1600 में जो प्रथम चार्टर जारी किया गया था, एलिजाबेथ। अभी आप लोगों ने करंट में सुना होगा न्यूज, गुजरात में एक ऐसा शहर है
जिसे पूरी तरह मांसाहार मुक्त घोषित किया गया है? आप में से क्या कोई जवाब दे सकता है, बता सकता है कि वो शहर कौन सा है जिसे जो है गुजरात के उस शहर को पूरी तरह मांसाहार मतलब मुक्त घोषित किया गया है? वो पहला शहर है। अगर आपने करंट में ये न्यूज़ सुना होगा तो आपने सुना होगा कि गुजरात के एक शहर को पूरी तरह जो है मांसाहार मुक्त घोषित किया गया है। इसमें रानी एलिजाबेथ का समय काल क्या था? 1600 का चार्टर याद करिए, 1558 से, जी बिल्कुल सही, 1603 तक। और औरंगजेब का समय काल कितना था? तो औरंगजेब का समय काल था 1556 से 1605 तक जो है औरंगजेब का समय काल था। तो किसके समय काल से संबंधित हो गए? अकबर के समय काल से। क्या आप में से किसी को पता है? आज के सेशन में इतना ही प्रश्न है, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। जी बिल्कुल मिंटू, वाह क्या बात है। ये कहते हैं बिल्कुल अपडेट रहना। हाँ, गुजरात का जो पालिताना शहर है उसे पूरी तरह जो है वो क्या मांसाहार मुक्त घोषित किया गया है, पहला वो शहर है। बहुत सही, थैंक यू मिंटू। तो मैं एक बात बता दूं, जाते जाते ध्यान से सुन लीजिएगा बाकी टीचरों से, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी टीचर की क्लास नहीं होती है तो दूसरे टीचर की क्लास में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। कल का मैं नहीं कह सकती, हो सकता है कल क्लास हो भी जाए, कल की क्लास मतलब आपको मिल जाए, पर अगले मंडे से नेक्स्ट सैटरडे तक जो है आपकी क्लास नहीं होने वाली है। मेरी सिर्फ, बाकी टीचरों की क्लास होगी, आपको बाकी टीचरों की क्लास जो है ज्वाइन करना है, देखना भी है, पर एक सप्ताह के लिए मैं जा रही हूँ छुट्टी पर, मेरी क्लास जो है नहीं होने वाली है। फिर हम मिलते हैं, मतलब कल के बाद, अगर कल मैं आ पाती हूँ तो कल के बाद जो है हम नेक्स्ट फिर मिलेंगे अगले मंथ, यानी कि फिर नेक्स्ट मंडे को जो है मेरी क्लास होगी। तो तब तक के लिए मैं इतना कहूँगी, मन लगाकर अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और हो सके तो सेल्फ स्टडी, जैसे कि अभी जो टाइम है आपका पेपर होने वाला है, तो आप जो है सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि कल की का मैं कंफर्म नहीं हूँ क्लास होगी या नहीं, लेकिन मंडे से जो है क्लास आपकी बिल्कुल